हेलो एवरीवन, कैसे आप। मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम दोबारा जो है वीडियो अपलोड कर रहे हैं आफ्टर ए गैप ऑफ 8 और 9 डेज़, क्योंकि बीच में इंटरनेट को बंद किया गया था। और आज जो है ये अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग जो सीरीज़ में ऑलरेडी चला रहा था, उसका ये वीडियो नंबर 9 है। और मैं हर एक वीडियो में जो है आखिर पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए बनाता हूं। और उसमें एक क्वेश्चन होता है जिसका टाइटल होता है क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। उसका आंसर आपने देना होता है कमेंट सेक्शन में, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उसको भी डिस्कस करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो जो वीडियो नंबर 8 था इस सीरीज़ का, उसका क्वेश्चन ऑफ द वीडियो हम देखते हैं वो क्या था। क्वेश्चन था कि क्रेडिटर्स आर शोन इन बैलेंस शीट एज डैश डैश क्रेडिटर्स ऑन द लाइबिलिटी साइड। तो बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज, एसेट्स, ये सब मैंने ऑलरेडी इन 7 वीडियोस में समझाया है। अगर आपको पता नहीं है तो जिसने ये अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो उन वीडियो ज़रूर वॉच करना कि फिर आपको ये जो है जो भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा वो भी आपको समझ में आएंगे। और मैं बाकी सीरीज़ भी इस चैनल पे चला रहा हूँ, जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसमें 5-7 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। और इसी तरह हर वीडियो में क्वेश्चन भी हम डिस्कस करते हैं टॉपिक को डिस्कस करने के बाद। और उसके बाद है मैंने नई सीरीज़ जो है शुरू किया, दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री। उसमें मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड किए हैं और भी वीडियोज़ बनाने जा रहा हूँ। और जो है और जो भी बाकी टॉपिक्स इस सिलेबस में रहते हैं, JK SSB अकाउंट्स स्टडी के सिलेबस में रहते हैं, उन पर भी वीडियो बनाएंगे, जैसे साइंस हो गए, मैथमेटिक्स हो गए। तो ये सारे हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो आइए उस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें क्या है कि क्रेडिट्स आर शोन इन बैलेंस शीट एज डैश डैश क्रेडिटर्स ऑन द लाइबिलिटी साइड। तो यहाँ पर ऑप्शन है सेंट्री, सेंट्री एंड सेंटिनरी। तो ये कॉमन सेंस है। वीडियो देखने के बाद जो 8वां वीडियो है, 8th वीडियो, वो भी अगर आप देखोगे तो आपको ये आसानी से आएगा। इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज सेंट्री। सेंट्री मीन्स यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पर हम अब बुक अकाउंट में ऐड करते हैं। अब आइए हम डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक्स। आज हम बात करने वाले हैं थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। तो थ्योरी मतलब कि हर जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं उसके अपने कुछ रूल्स गाइडलाइंस होते हैं, या कुछ थ्योरम्स होते हैं, लॉज होते हैं। उनको फॉलो करने के बाद हम टेक्निकली जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं। तो इसी तरह अकाउंटिंग के लिए भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं या रूल्स हैं, उनको फॉलो करना है। तो ये जो मैं है ये जो आज से मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा उसमें मैं लगभग थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग जो है डिस्कस करने वाला हूँ। और ये बहुत ही फंडामेंटल रहने वाला है आपके लिए। अगर आप ये जो है ये वीडियो मिस करोगे, जो भी अकाउंटिंग आगे आएगी आपके समझ में नहीं आने वाली, क्योंकि दिस इज़ द बेस ऑफ अकाउंटिंग। तो आखिर पे मैंने जो वीडियो है इस पे भी जो है क्वेश्चन फ्रेम किए हैं, तो उनको सॉल्व करने से पहले नहीं जाना। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है कि ये जो यूज़र्स होते हैं इनका मकसद होता है, यूज़र्स मतलब क्रेडिटर्स होते हैं, बैंक लेंडर्स होते हैं, या कस्टमर्स होते हैं, इनको कहते हैं यूज़र्स। उनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए जो अप्रोप्रिएट हो, यानी यूज़फुल हो, एज वेल एज रिलायबल हो। तो इन्फॉर्मेशन रिलायबल भी होना चाहिए और कंपेरेबल भी होनी चाहिए अगर आपको सही डिसीजन लेना हो। तो ये कंपेरेबल किस तरह से हो, इंटर फर्म हो एंड इंटर पीरियड हो। इंटर फर्म मतलब कि जब हम फर्म्स के दरमियान कंपेयर करते हैं एक दो फर्म्स या दो से ज़्यादा फर्म्स को, कि कौन सी फर्म जो है सही एफिशिएंसी या सही प्रॉफिट दे रहा है। तो इसी तरह हम इंटर पीरियड भी कंपेयर कर सकेंगे अगर सही अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। इंटर पीरियड मतलब कि ये टाइम के हिसाब से देखना है कि पिछले साल या उससे पहले वाले सालों में जो है कंपनी ने कितना प्रॉफिट दिया है, आज जो कंपनी जो है आज जो तरक्की कंपनी कर रही है या नहीं। तो इस तरह से इंटर फर्म एंड इंटर पीरियड हम कंपेयर कर सकते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अगर वो उस तरह की हो। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इस तरह की होनी चाहिए जो रिलायबल एंड कंपेरेबल हो। ये तभी पॉसिबल है इफ़ बेस्ड ऑन कंसिस्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़। हाँ, कंसिस्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ होनी चाहिए। पॉलिसीज़ वेरी नहीं करनी चाहिए कि एक साल एक
پالیسی کو ایک اکاؤنٹنٹ نے اپنایا، دوسرے سال دوسرے پالیسی کو اپنایا، تو اس طرح سے کنسسٹنسی یعنی کنٹینیوٹی نہیں رہے گی، تو پھر یہ ریلائبلٹی اینڈ کمپیریبلٹی بھی جو ہے یہ مقصد بھی پورا نہیں ہو پائے گا۔ تو پرنسپلز اینڈ پریکٹسز جو ہے یہ تھرو آؤٹ دا ہول پروسیس آف اکاؤنٹنگ جو ہے ضروری ہیں۔ تو تھیوری بیس کس لیے ہے؟ ٹو برنگ یونیفارمٹی اینڈ کنسسٹنسی، یعنی ہر ایک جو بھی بزنس یونٹ ہے ایک ہی قسم ایک ہی رولز اینڈ ریگولیشن فالو کرنے کے بعد یونیفارملی جو ہے اکاؤنٹنگ کو ریکارڈ کریں گے، تو پھر وہ ہر ایک کی سمجھ میں ہوں گے اور وہ یونیفارم بھی ہوں گے اور کنسسٹنسی بھی وہ مینٹین رکھ پائیں گے۔ تو یہاں پر ایک انسٹیٹیوٹ ہے، یہ آپ یاد رکھنا، دا انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف انڈیا ICAI، یہ اکرونیمز جو ہے اکثر اس پہ کوشچنز پوچھے جاتے ہیں ایگزامز میں، تو یاد رکھنا ICAI مطلب دا انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف انڈیا۔ تو یہ انسٹیٹیوشن کیا کرتا ہے؟ اٹ از اے ریگولیٹری باڈی فار اسٹینڈرڈائزیشن آف اکاؤنٹنگ پالیسیز، یعنی یہ رولز یا گائیڈ لائنز فریم کر کے دیتے ہیں ٹو آل دا بزنس اور اینی کمپنیز فرمز کے لیے جو ہیں یہ ایشو کرتے ہیں دی اسٹینڈرڈز ٹو بی ایکسپیکٹڈ ٹو بی یونیفارملی ایڈہرڈ ٹو، یعنی ان کو ہر ایک جو ہے فالو کرے، یہ مقصد ہوتا ہے اس انسٹیٹیوشن کا۔ تو پھر ہے جنرلی ایکسیپٹڈ اکاؤنٹنگ پرنسپل GAAP، یعنی گیپ پڑھو یا گاپ پڑھو یا ایسے ہی پڑھو GAAP جنرلی ایکسیپٹڈ اکاؤنٹنگ پرنسپل۔ تو یہ کیا ہے؟ دیز ریفر ٹو دا رولز اور گائیڈ لائنز، تو یہی ہوتے ہیں یہاں سے تھیوری جو ہے سٹارٹ ہوتی ہے اکاؤنٹنگ کی۔ ریفرز ٹو دا رولز اور گائیڈ لائنز اڈاپٹڈ فار ریکارڈنگ and reporting of business transactions in order to bring uniformity in the preparation and the presentation of financial statements۔ تو یہ جو ہیں دیز جنرلی ایکسیپٹڈ اکاؤنٹ پرنسپل جو ہیں یہ کچھ رولز یا گائیڈ لائنز ہے جو جس کو اپنانا پڑتا ہے، کون اپنائے گا؟ جو ریکارڈ کرتا ہے بزنس یا رپورٹ کرتا ہے بزنس ٹرانزیکشنز، تو کس لیے؟ یونیفارمٹی کے لیے۔ تو یہ جو ہے اٹ برنگز ان آبجیکٹیوٹی، تو یہ جو رولز یا تھیورمز یا پرنسپلز یا کنونشنز ہم کہیں یا پاسچولیٹس کہیں گے، تو یہ جو ہے اٹ برنگز آبجیکٹیوٹی، یعنی کوئی بائسنس نہیں رہتی ہیں یا کوئی پارشلٹی نہیں رہنی چاہیے۔ اس کے بعد ہے بیسک اکاؤنٹنگ کانسیپٹس، تو دیز آر دا فنڈامنٹل آئیڈیاز اور وی کین سے بیسک ایزپشنز اینڈ اور براڈ ورکنگ رولز اینڈ ڈیولپڈ بائی اکاؤنٹنگ پروفیشن۔ جو اکاؤنٹنگ پروفیشن میں سالوں سے کام کرتے ہیں وہ کچھ آئیڈیاز یا ایزپشنز ڈیولپ کرتے ہیں جو پھر ایز ورکنگ رولز کام آتے ہیں اکاؤنٹنگ میں، ان کو کہتے ہیں بیسک اکاؤنٹنگ کانسیپٹس۔ پھر ہے بزنس انٹائٹی کانسیپٹ، تو اس کانسیپٹ کے مطابق جو ہے بزنس اور اس کا اونر جو ہے ان کو سپریٹ انٹیٹیز مانا جاتا ہے۔ ایک اکاؤنٹنٹ ماننے کے لیے جو بزنس اور اس کا اونر وہ جو ہے الگ الگ انٹیٹیز ہیں، وہ اس طرح سے اگر ایک پرسن ہے یہ اونر آف دا اس بزنس کا اونر ہے، تو یہ جو کیپٹل یہ جو پیسہ یہاں پر لگائے گا اس کو کہتے ہیں اس کا کیپٹل، اور یہ جو کیپٹل یہاں پر اس بزنس پہ لگایا اس اونر نے، تو وہ یہ اونر چاہتا ہے کہ یہ بزنس مجھے وہ واپس کرے، تو اس کا مطلب یہ بزنس جو ہے اس کے لیے یہ کیپٹل جو اس نے انویسٹ کیا اس کے لیے کیپٹل بن جائے گا وہ لائبلٹی، یعنی اس کو وہ واپس کرنا ہے کس کو؟ اونر کو۔ یعنی ہم اس طرح سے ہم اس کو سمجھیں گے کہ ایک بزنس مین ہوتا ہے، اگر اس کا بزنس فیل ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بزنس کھولا تھا، اوپن کیا تھا، لیکن اس نے مجھے دھوکہ دیا، تو اس کا مطلب یہ بزنس یہاں پر الگ انٹیٹی ہے اور اونر جو ہے وہ الگ انٹیٹی ہے، اور جس وقت جو ہے ریکارڈ کرنا ہو، یعنی اگر یہ اونر جو ہے یہاں سے اس بزنس سے کچھ وڈرا کرتا ہے کچھ پیسے فار اٹس پرسنل یوز، تو وہ جو ہے اس میں سے لائبلٹی آف دا بزنس ٹورڈس دا اونر وہ ریڈیوس ہو جاتی ہے، اور کیپٹل ٹورڈ دا بزنس بھی ریڈیوس ہو جائے گا۔ تو اسی طرح جو ریکارڈ جو ہیں بنائے جاتے ہیں ود اے ویو پوائنٹ آف بزنس ناٹ اونر، یعنی دھیان میں رکھنا پڑتا ہے بزنس نہ کہ اونر جس وقت ریکارڈ مینٹین کرنا ہو۔ اسی طرح پرسنل ایسیٹس اینڈ لائبلٹیز آف اونر آر ناٹ کنسیڈرڈ انلیس انفلو اور آؤٹ فلو آف بزنس فنڈز ٹیک پلیس، تو یہ یاد رکھنا۔ اس کے بعد ایک اور کانسیپٹ دیٹ از منی میجرمنٹ کانسیپٹ، اس میں ہے کہ ریکارڈز آف ٹرانزیکشنز آر ٹو بی کیپٹ ان مانیٹری یونٹس ناٹ ان فزیکل یونٹس۔ مثال یہ ہے کہ فزیکل یونٹس میں مانیں گے اگر ہم ایک بزنس ہے اس نے جو ہے اپنی فیکٹری جو ہے 100 ایکڑ لینڈ پہ
तैयार की, या उसके पास 10 बिल्डिंग्स हैं, या उसके पास 1000 क्वांटल्स ऑफ रॉ मटेरियल्स हैं, तो इन सब को पहले कन्वर्ट करना है इनटू मॉनेटरी यूनिट्स। फिर जो है हमें टोटल कैपिटल या टोटल सरमाया समझ में आ जाएगा किसका, उस बिज़नेस का। लेकिन इसके लिए लिमिटेशंस भी है, जैसे चेंजेस इन प्राइसेस, मनी वैल्यू वेरीज ओवर टाइम एंड स्पेस नॉट मेंशन्ड। ये वेरिएशन जो है टाइम के साथ साथ और स्पेस के साथ साथ प्राइसेस जो है ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन इस वेरिएशन को हम अकाउंट बुक में नोट नहीं करते हैं, जो कि फिर जो है हम सही डिसीजन नहीं दे पा सकते। इसी तरह एक और अहम कंसेप्ट है, दैट इज़ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के मुताबिक ये है कि एज्यूम दैट ए बिजनेस फर्म वुड कंटिन्यू टू कैरी आउट इट्स ऑपरेशंस इंडेफिनेटली एंड नॉट टू बी लिक्विडेटेड। यानी एक बिजनेस ऑपरेशन जो है वो कंटिन्यू अपना जो है ऑपरेशन रखेगा इंडेफिनेटली, यानी वो जल्दी जो है जो फ्यूचर में जो है बंद नहीं होने वाला है, बस बल्कि कंटिन्यू रहने वाला है। तो अगर इस तरह का कंसेप्ट है तो फिर जो है अकाउंटिंग जो है की जा सकती है उस बिज़नेस के लिए। तो मतलब यहाँ पर अगर हम मानेंगे एक एसेट है, ये जो है इसका मतलब है एसेट्स आर एक्चुअली द बंडल ऑफ सर्विसेज। यानी मेरे पास अगर एसेट है तो मैं उस एसेट को कंज्यूम नहीं करूँगा, बल्कि वो जो सर्विस मुझे प्रोवाइड करेगा वो कंज्यूम करनी होती है। तो वो सर्विस जो है वो कुछ पीरियड के लिए वो मुझे देगा। सपोज़ यहाँ पर एग्जांपल है पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर की जो है, और इसकी जो है इसको अगर ख़रीदा गया है 50,000 में, तो इसको जो है इसका लाइफ पीरियड सपोज़ 5 ईयर्स है। तो ये जो है ये 50,000 अगर हम एक ही समय पे चार्ज करेंगे तो इसका मतलब ये है वो जो इसकी जो है वो लेकिन हम जो है इस पीसी की सर्विस जो है 5 साल तक जो है इसको इस्तेमाल करते रहेंगे। इसका मतलब हमें इस चार्ज को, इस 50,000 को एक साथ नहीं चार्ज करना पड़ेगा, बल्कि हर साल 10,000 करके तो इसको चार्ज करना। इसका मतलब एक साल में ये 10,000 की सर्विस हमें प्रोवाइड करता है। तो ये फिर जो है कंटिन्यूटी ऑफ दिस पीसी फॉर 5 ईयर्स, इस तरह से हम अकाउंटिंग जो है प्रोसेस कर पाएंगे। उसके बाद है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम देखेंगे हर एक अकाउंटिंग जो है इसके लिए एक पीरियड होता है, और उस पीरियड के बाद कुछ स्टेटमेंट्स या अकाउंटिंग बुक अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स या रिपोर्ट्स उनको पेश करना होता है। ये ईयरली होता है, एनुअली होता है। अक्सर जैसे कंपनी एक्ट ऑफ 1956 या इनकम टैक्स एक्ट, ये दीज रिक्वायर दैट इनकम स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड एनुअली, लेकिन इन सर्टन सिचुएशंस इंटरम स्टेटमेंट्स बिकम नेसेसरी। जैसे अगर कोई रिटायर्ड हो गया, कोई बिजनेस पार्टनर, या कोई स्टॉक एक्सचेंज में बाई मंथली या ट्राई मंथली जो है स्टेटमेंट्स होते हैं, तो इस तरह से अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट भी ज़रूरी है अकाउंटिंग के लिए। तो इस तरह से आज के कंसेप्ट जो थे या आज का टॉपिक वो यहाँ पर एंड होता है। अब हम बढ़ते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की ओर। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में जो है, क्वेश्चन फर्स्ट इज द थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड डैश इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। ऑप्शंस आर यूनिफॉर्मेशन, कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी। अभी आपने पढ़ा दैट इज कंसिस्टेंसी। फिर क्वेश्चन जो है दैट इज व्हाट इज जी इन GAAP। जनरेशन, जनरल, जनरली, जनरस। अभी आपने पढ़ा कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, तो इसका मतलब जनरली इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन थर्ड इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल ब्रिंग्स इन व्हाट इट ब्रिंग्स इन ऑब्जेक्टिविटी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एम्स, मोरालिटी, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका यही है ऑब्जेक्टिविटी, ये भी आपने अभी पढ़ा। इसका मतलब क्वेश्चन फिर है क्वेश्चन फोर, बिजनेस एंटाइटी कॉन्सेप्ट जनरली सेपरेट्स बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, ओनर, ऑल ऑफ देम। तो अभी आपने पढ़ा दैट इज ओनर, बिजनेस एंटाइटी कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा। फिर है क्वेश्चन फाइव, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट एज्यूम्स दैट ए बिजनेस फर्म वुड कैरी आउट इट्स ऑपरेशंस कंटिन्यूअसली एंड अनलिमिटेड है ऑप्शन। फिर है रेगुलेशन, लॉफुली और इंडेफिनेटली। तो करेक्ट आंसर है डी, इंडेफिनेटली। फिर क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, इसको जो है आप वीडियो गौर से देखना और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड करना। तो इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो क्वेश्चन है, इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग बंडल ऑफ सर्विसेज रेफर्स टू।
آپشن اے کیپٹل، آپشن بی ایسیٹس، آپشن سی پروڈکٹس اینڈ آپشن ڈی لائف سپین۔ تو جو بھی آپ کو صحیح آنسر لگتا ہے اس کو ہمیں آپ کمنٹ باکس میں اس کو لکھنا یا سینڈ کرنا، تو پھر ہم اس کو اپریشیٹ بھی کریں گے، اور نیکسٹ ویڈیو میں بھی اس طرح کے کوشچنس اور آپ کو فریم کر کے دیں گے۔ تو باقی شکریہ۔